गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड का थर्ड लेसन कर रहे हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले राज्य प्रशासन के ढांचे का वर्णन करो। यानी कि राज्य के अंदर जो प्रशासन चलता है उसमें कौन कौन आते हैं, उनके सबके बारे में बताना है। सबसे पहले है, राज्य का हेड होता है राज्यपाल, गवर्नर बोलते हैं जिसको। राज्य प्रशासन में संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल केंद्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति की तरह एक संवैधानिक मुखिया के रूप में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का स्थान होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल का स्थान होता है। राज्य में समस्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग उसी के नाम पर किया जाता है। सेकंड है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। केंद्रीय प्रशासन में जो स्थान प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद का होता है, वही स्थान राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और उसके राज्य मंत्रिपरिषद का होता है। यही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होता है। थर्ड है, मुख्य सचिव तथा सचिवालय। राज्य प्रशासन का सारा कार्य राज्य सचिवालय में संपन्न होता है। राज्य सचिवालय राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों का मस्तिष्क है, यानी सारे काम यहीं से होते हैं। राज्य सचिवालय में राज्य प्रशासन के सभी विभागों और मंत्रालय, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी मंत्रालय आते हैं। फोर्थ है, निदेशालय अथवा विभाग। राज्य प्रशासन में अगली इकाई निदेशालय या विभाग होता है। राज्य प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक निर्देशक या विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करता है। इसका उत्तरदायित्व सचिवालय द्वारा निर्धारित विभागीय नीतियों को लागू करना होता है, यानी डिपार्टमेंट के लिए जो भी नीति सचिव बनाता है उसको ये लागू करवाते हैं। फिर है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है जो एक जिले की सीमा के अंदर रहकर लोगों के लिए आवश्यक प्रबंध करता है। फिर है उपमंडलीय प्रशासन। एक जिले को 2 या 2 से अधिक 3 उपमंडलों में बांट दिया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट राज्य सरकार को अपराधों को कम करने के उद्देश्य से जिलों को मंडलों में बांटने का अधिकार देती है, और इसी प्रकार जो लैंड रेवेन्यू कोर्ट होती है जिससे उसको जिले को बांटने का अधिकार देता है। परंतु वास्तव में राज्य सरकार भू राजस्व इकट्ठा करने, अपराध कम करने के उद्देश्य से जिले को उपमंडलों में बांट देती है। हरियाणा में आजकल कुल 62 उपमंडल हैं। इसके अतिरिक्त उपमंडलीय प्रशासन के अधीन प्रशासनिक इकाई के रूप में तहसील, उप तहसील और ब्लॉक आदि भी काम करते हैं। फिर है नगरीय स्थानीय स्वशासन। जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे की अगली इकाई है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विद्यमान है। ये संस्थाएं क्या करती है? स्थानीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं। इन्हें स्थानीय मामलों के प्रशासन में स्वायत्तता दी गई है, परंतु राज्य प्रशासन जिलाधीश तथा उपमंडल अधिकारी के माध्यम से इन पर आदेश या परामर्श के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। फिर है पंचायती राज संस्थाएं। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज एक्ट पास किया गया था। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व इन संस्थाओं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 40 में स्थान प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है। धारा 157 के अंदर राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यता चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, यानी कि उसकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि वह उनमें से किसी का सदस्य हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद उसका स्थान खाली समझा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी कि 2 पॉइंट करने हैं, तो आपको 3 पॉइंट मैं वैसे बता देता हूँ। सबसे पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, यानी कि सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन तो आप सभी में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करो। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहले है, गवर्नर राज्य के कार्यों को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श तथा सहायता से करता है। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार इस बात का निर्णय वो खुद करता है कि कोई कार्य अपने विवेक के अनुसार करे या ना करे। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार उसका निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, जो गवर्नर होता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। थर्ड है, अनुच्छेद 166(3) के अनुसार वह शासन के कार्य को सुविधापूर्ण चलाने के लिए और कार्यों को मंत्री में बांटने के लिए नियम बनाता है। फिर है, वह किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। असम के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया था कि वह अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखे। गवर्नर राज्य के महाधिवक्ता, जो एडवोकेट जनरल होता है, और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 167(1) के अनुसार मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य माना गया कि वह गवर्नर को राज्य के प्रशासन तथा विधि निर्माण के प्रस्तावों के विषय में अवगत कराएगा, परिचित करवाएगा। इसी अनुच्छेद की धारा
बी के अनुसार गवर्नर राज्यों के निर्णयों के बारे में जो भी जानकारी चाहे वो ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उससे परामर्श करता है। तो आज आपने इन 3 क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।